आगे बढ़ते हैं। चुनावी मैदान में उतरे धुरंधर चुनाव जीतकर संसद की दहलीज तक पहुंचने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाने में जुट गए हैं। चुनाव में जीत के लिए कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि उन्हें पता है कुछ दिनों की मेहनत और उनकी पार्टी को 5 साल की राहत दे सकती है। आज हम आपको मुजफ्फरनगर लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि किस तरह नेताजी जनता को अपने पाले में करने में जुटे हैं। पेड़ पे चढ़ के, खंबे में चढ़ के, हर हर मोदी, घर घर मोदी, और मैं एक नया नारा दे रहा हूँ। हाय हाय मोदी, बाय बाय मोदी, 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 गया मोदी। आज देश को आवश्यकता है नरेंद्र मोदी। एक तरफ नरेंद्र मोदी संजीव बालियान आपके सांसद के रूप में, दूसरी तरफ ऐसे लोग पर नहीं है, और ऊपर पता नहीं प्रधानमंत्री कौन होगा, एक खुद उन्हें भी नहीं पता जो उम्मीदवार। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सबसे चर्चित लोकसभा सीटों में से एक मुजफ्फरनगर पर हर किसी की नजर टिकी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट लैंड के नाम से मशहूर मुजफ्फरनगर अभी भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में है। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले 2013 में यहां हुए दंगों में सियासी दंगल खड़ा कर दिया था, जिसके बाद से ही ये सीट सबसे हॉट सीटों में से एक है। केंद्र सरकार में मंत्री रह चुके संजीव बालियान इस सीट पर 2014 में बड़ी जीत हासिल कराए थे। हालांकि इस बार मुजफ्फरनगर में भारतीय जनता पार्टी के लिए राह आसान नहीं है, क्योंकि इस बार महागठबंधन से चौधरी अजीत सिंह मैदान में है। ऐसे में मुजफ्फरनगर की लड़ाई अब महासंग्राम में बदलती दिख रही है। चौधरी साहब और बालियान दोनों जनता से वादे करने में जुटे हैं, एक दूसरे पर करारे वार कर रहे हैं और एक दूसरे को चित्त करने की रणनीति बना रहे हैं। चौधरी अजीत सिंह तो अपनी चुनावी सभाओं में यहां तक दावा करने में जुटे हैं कि मुजफ्फरनगर के नतीजों पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हैं, क्योंकि यहां से बीजेपी ने 2014 में नफरत की सियासत शुरू की थी। सारे दुनिया के पत्रकार इस चुनाव को देख रहे हैं। इसका कारण ये 2014 में भाजपा सत्ता में 2013 के मुजफ्फरनगर के दंगे की वजह से आई थी। यहीं से नफरत की राजनीति शुरू हुई थी और यही नफरत की राजनीति को खत्म करना। संजीव बालियान भी अभी अपनी सभाओं में चौधरी साहब के आरोपों पर पलटवार करने में नहीं चूक रहे हैं और उन्होंने कुछ इस अंदाज में तंज कसा। आज देश को आवश्यकता है नरेंद्र मोदी। एक तरफ नरेंद्र मोदी संजीव बालियान आपके सांसद के रूप में, दूसरी तरफ ऐसे लोग पर नहीं है, और ऊपर पता नहीं प्रधानमंत्री कौन होगा, एक खुद उन्हें भी नहीं पता जो उम्मीदवार है। यह बिना दुल्हे की बात है। आप और हम अगर कोई नौकर भी लगने आता है तो पूछते भाई कहां का रहने वाला है, कोई किराएदार रखना हो तो भी पूछे भाई कहां का, पुलिस में रजिस्ट्रेशन करवा लो, कोई चोर चार तो नहीं है, रिश्ता ढूंढना है तो रिश्ते में बैठ के को देखे लगना रुला तो नहीं है। और यहां तो देश को सौंपने की बात हो रही जिसे हम जानते नहीं, जिसे हमने कोई देखा नहीं, उसे वोट देके इस देश की बात और कैसे सोच सकते हैं। राष्ट्र सबसे बड़ा है, व्यक्तिगत संबंध कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत संबंधों में वोट मत दीजिए। जाति धर्म के आधार पर अगर वोट देना बंद हो जाए तो मेरे सामने जो चुनाव लड़ रहे हो नहीं एक वोट को नहीं मिल सकते अपने काम क्या ना कभी जनता के बीच रहे, जहां से सांसद रहे वहां कभी जनता के बीच में नहीं रहे, ना आपके बीच में आएंगे, ना 5 साल आपको मिलेंगे। टीवी पर दर्शन होंगे, फोन की तो छोड़ दो, कभी मिलना चाहोगे तो मिल नहीं पाओगे। और ऊपर किसे प्रधानमंत्री बनाओगे ये उन्हें भी नहीं पता। जो भी बनेगा भ्रष्टाचार के लिए बनेगा, चोरी के लिए पड़ेगा। ये देश का खजाना आप सबका है। बहुत से लोग आएंगे, मेरे लिए वोट दे दो, मेरी वजह से वोट दे दो। आपको एक बात पूछनी है, प्रधानमंत्री किसे बनाओगे? वोट तो जब दूंगा, ये देश मेरा भी है, आपका भी है। आप चुनाव जीत रहे हैं, दोबारा नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनने।
पिछली बार मुजफ्फरनगर दंगों के बाद ध्रुवीकरण हुआ था और इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिला था। इसलिए इस बार विपक्षी पार्टियां भी फूक फूक कर कदम रख रही हैं। वो बीजेपी के उठाए ज्यादातर मुद्दों पर चुप्पी साध लेती हैं ताकि मुजफ्फरनगर और पश्चिमी यूपी में ध्रुवीकरण का माहौल न बने और उन्हें नुकसान न होने पाए। ये चुनाव महत्वपूर्ण बहुत है, देश के लिए महत्वपूर्ण। साक्षी महाराज कहते हैं कि आखिरी चुनाव है, इसके बाद चुनाव होने वाला नहीं। अमित शाह कहते हैं अगर हम ये चुनाव जीत गए तो 50 साल मोदी राज करेंगे। इसका मतलब है प्रजातंत्र खत्म हो जाएगा। प्रजातंत्र में एक ही अधिकार है आप लोगों को, हर 5 साल में आप तय करते हो, पुरानी सरकार का लेखा जोखा करते हो 5 साल का, और तय करते हो सरकार को और टाइम देना है ठोकर मारे। और अगर ये अधिकार आपसे खत्म हो गया तो फिर कोई सुनवाई आपके देश में होने वाली नहीं। ये 5 साल के डर से हम सब आपकी बात सुनते हैं कि फिर आपका सर्टिफिकेट लेने की जरूरत पड़ेगी, इसलिए आपकी बात सुनते हैं। और अगर ये खत्म हो गया तो फिर आप ये प्रजातंत्र नहीं रहेगा, ये राजतंत्र हो जाएगा। और राजतंत्र में जो भी राजा आ गया अच्छा बुरा पूरी जिंदगी सहना पड़ेगा। ये चुनाव इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बार 70 साल में सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने कहा है कि डेमोक्रेसी खतरे में। छोटी बात नहीं है। आज सब इंस्टीट्यूशन, सीबीआई का कोई मतलब नहीं रहेगा, आरबीआई का कोई मतलब नहीं रहेगा, जो सर्वे करते हैं रोजगार का उनका कोई मतलब नहीं रह गया है। जो राजा कहे, और राजा का मतलब है प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और थानेदार, जो वो कहे वही सही है, बाकी कोई मतलब नहीं रहता। शुगर बाउल, किसान बेल्ट, जाट लैंड, जाट मुस्लिम एकता की प्रयोगशाला है। न जाने कितने नामों के पहचान रखने वाले वेस्ट यूपी में हर किसी की नजर जाट समाज के रुख पर रहती है। कहावत है कि जिसका जाट उसके ठाट। इसकी एक वजह यह भी है कि चौधरा आहट करने वाले जाट समाज के पीछे अन्य जातियों का रुझान भी यहाँ तय होता है। मुजफ्फरनगर में इस बार दोनों प्रत्याशी जाट ही हैं। ऐसे में पिछले चुनाव में हार का स्वाद चख चुके चौधरी साहब मोदी को पानी पी पी कर कोसने में जुटे हैं। पेड़ पे चढ़ के, खंबे में चढ़ के हर हर मोदी, घर घर मोदी। अब मैं एक नया नारा दे रहा हूँ आपको। हाय मोदी, बाय बाय मोदी, 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 गया मोदी, जय। वक्त यहाँ पर ब्रेक का, चलो वापस लौटते हैं। अब तक हमने आपको चौधरी अजीत सिंह की चुनावी जनसभाएं दिखाई। अब हम आपको बीजेपी प्रत्याशी संजीव बालियान के चुनाव प्रचार पर लिए चलते हैं। मुजफ्फरनगर जो जाट लैंड है उसकी सियासत पर कब्जा इस बार किसका होगा, क्योंकि दो जाट दिग्गज नेता इस बार मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में है, जहां आरएलडी और जो सपा बसपा का गठबंधन है वहां पर चौधरी अजीत सिंह ने इस बार ताल ठोकी है, अपना बागपत छोड़कर वो आए हैं। वहीं पिछली बार से मौजूदा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने एक बार फिर से ताल ठोकी, बीजेपी ने एक बार उसे फिर से दाव लगाया, उन्होंने भी अपना चुनाव प्रचार शुरू कर दिया। आप देख सकते हैं कि संजीव बालियान छोटी छोटी जनसभाएं कर रहे हैं, नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं और अपना समर्थन मांग रहे हैं, और पिछले जो शासन में उन्होंने काम कराया है उसकी दुहाई देते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं जनसंपर्क डोर टू डोर करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं, क्योंकि लड़ाई बेहद दिलचस्प है मुजफ्फरनगर की, क्योंकि इस बार बालियान को टक्कर देने खुद चौधरी अजीत सिंह ने ताल ठोकी है, लेकिन बालियान को भरोसा है कि जो वो नुक्कड़ सभाएं, छोटी छोटी जनसभाएं कर रहे हैं उसका फायदा उन्हें सियासी तौर पर जरूर मिलेगा। किसान बैकग्राउंड में आने वाले संजीव बालियान ने 2013 में जब सुर्खियां बटोरी थीं, तब उनका नाम मुजफ्फरनगर दंगों में आया था। उन पर दंगे करने के लिए उन पर दंगों के दौरान भड़काऊ भाषण देने का आरोप था। उन पर आरोप था कि सितंबर 2013 में उन्होंने एक महापंचायत की थी, जिसके कारण इलाके का माहौल बिगड़ा था। इसके बाद संजीव बालियान पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े जाट नेता बन गए। 2017 में हुए विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने नाराज जाटों को मनाने में बड़ी भूमिका निभाई थी।
अब एक बार फिर से चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। आज देश को आवश्यकता है नरेंद्र मोदी। एक तरफ नरेंद्र मोदी संजीव बालियान आपके सांसद के रूप में, दूसरी तरफ ये सीट लोकदल पर रही है और ऊपर पता नहीं प्रधानमंत्री कौन होगा, एक खुद उन्हें भी नहीं पता जो उम्मीदवार है। यह बिना दुल्हे की बारात है। आप और हम अगर कोई नौकर भी लगने आता है तो पूछते भाई कहां का रहने वाला है, कोई किराएदार रखना हो तो भी पूछे भाई कहां का, पुलिस में रिश्ते करवा लो, कोई चोर चार तो नहीं है, रिश्ता ढूंढना है तो रिश्ते में लड़के को देख के लगना रुला तो नहीं है। और यहां तो देश को सौंपने की बात हो रही जिसे हम जानते नहीं, जिसे हमने कभी देखा नहीं, उसे वोट देकर इस देश की बागडोर कैसे सौंप सकते हैं। राष्ट्र सबसे बड़ा है, व्यक्तिगत संबंध कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत संबंधों में वोट मत दीजिए। जाति धर्म के आधार पर अगर वोट देना बंद हो जाए तो मेरे सामने जो चुनाव लड़ रहे उन्हें एक वोट को नहीं मिल सकते अपने काम के आधार। ना कभी जनता के बीच रहे, जहां से सांसद रहे वहां कभी जनता के बीच में नहीं रहे, ना आपके बीच में आएंगे, ना 5 साल आपको मिलेंगे। टीवी प्रदर्शन होंगे, फोन की तो छोड़ दो, कभी मिलना चाहोगे तो मिल नहीं पाओगे। और ऊपर किसे प्रधानमंत्री बनाओगे ये उन्हें भी नहीं पता। जो भी बनेगा भ्रष्टाचार के लिए बनेगा, चोरी के लिए पड़ेगा। ये देश का खजाना आप सबका है। एक ब्रेक के बाद आपको संजीव बालियान का इंटरव्यू भी दिखाएंगे और मुजफ्फरनगर की जनता क्या कहती है इसे भी सुनाएंगे। ब्रेक से पहले हमने आपको दिखाया था कि कैसे मुजफ्फरनगर सीट पर सियासत के 2 धुरंधरों में दंगल जारी है। पेड़ पे चढ़ के, खंबे में चढ़ के, हर हर मोदी, घर घर मोदी, और मैं एक नया नारा दे रहा हूँ, हाय हाय मोदी, बाय बाय मोदी, 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 गया मोदी। आज देश को आवश्यकता है नरेंद्र मोदी। एक तरफ नरेंद्र मोदी संजीव बालियान आपके सांसद के रूप में, दूसरी तरफ ये सीट लोकदल पर रही है और ऊपर पता नहीं प्रधानमंत्री कौन होगा, एक खुद उन्हें भी नहीं पता जो उम्मीदवार है। अब हम आपको दिखाते हैं कि मुजफ्फरनगर में संजीव बालियान के समर्थन या कहें दिन रात उन्हें फिर से संसद भेजने के लिए मेहनत कर रहे लोगों का क्या कहना है। मुजफ्फरनगर में कांटे की टक्कर इस बार देखने को मिल रही है, क्योंकि संजीव बालियान और चौधरी अजीत सिंह जैसे दोनों दिग्गज जाट नेता यहाँ पर है। मेरे साथ बीजेपी के समर्थक यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि लगातार संजीव बालियान चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इंडिया न्यूज की टीम वो प्रचार कवर कर रही है। मेरे साथ तमाम युवा हैं। क्या आपसे अगर मैं बात करना चाहूँ, क्या मुद्दे यहाँ पर रहेंगे? क्या आपको लगता है आपके क्षेत्र में काम हुआ? हाँ, क्यों नहीं हुआ, काम बहुत काम हुआ, देश के अंदर भी देश के बाहर भी। जैसे कि आप देख लो, बॉर्डर पे देख लो कितना, मतलब आज तो ऐसा लग रहा है कि हाँ हम हैं कुछ किस देश में रह रहे हैं। नहीं तो ऐसा लगता ही नहीं था कि मतलब इंडिया की जो है वैल्यू ना बाकी देशों के मुकाबले खत्म थी। आज ट्रम्प जैसा आदमी हमारे मोदी जी के लिए खड़ा इंतजार कर रहा है, आधा घंटा इंतजार कर रहा है अपनी वाइफ के साथ में। आपसे मैं जानना चाहूंगा, एक बालियान साहब बात कर रहे हैं कि अगर उनकी सरकार बनती है, वो सांसद चुनकर आते हैं, तो जो जनसंख्या नियंत्रण है वो कानून लाएंगे, उस पर काम करेंगे। हाँ, इस पे कानून बनेगा और हमें सोच रहे 2 बच्चे कानून आ जाए सभी के लिए, इससे राष्ट्र का भी विकास होगा और हमारा देश विकासशील की जगह विकसित हो जाएगा। क्या दिक्कत आ रही है जनसंख्या से? बहुत दिक्कत है। रेल में जाओ वहाँ भीड़, कहीं भी जाओ भीड़ ही है। आदमी इतना ऊपर है, इतना पौओं में दिखल रहा, देश में हो क्या रहा? जनसंख्या कम होगी, आदमी अच्छा रहेगा, खुशहाल रहेगा, नौकरी मिलेगी, व्यवस्था होगी, सबको पढ़ने की सुविधा मिलेगी, सबके लिए हर चीज की सुविधा ज्यादा से ज्यादा की जाएगी। क्या क्या सुविधा होनी चाहिए? हम एक बात कहना चाहते हैं। एक मिनट में आपके पास हमारे लिए सुविधा सबसे ज्यादा ये होनी चाहिए, जो जनसंख्या बढ़ रही है ये कम होनी चाहिए। ये कम होगी तो हर चीज का सुधार होगा, कंट्रोल होना चाहिए, हर चीज का सुधार होगा। हमारा मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को सिर्फ एक ही मैसेज है, चाहे कुछ ना करो तो बच्चा कानून लागू कर दो। क्यों भाई, मंजूर है? मोदी लग रहा है और क्या सुविधा होनी चाहिए, क्या काम करना? सुविधाएं बहुत अच्छी चल रही है और किसानों के लिए, युवाओं के लिए, युवाओं को इतना रोजगार मिल गया है और आगे भी मिल रहा है। ऐसी भर्तियां खुल रही है यूपी गवर्नमेंट में, ताकि बिना रिश्वत लड़के नौजवान जो पढ़ रहा है वो रोजगार में भर्ती हो रहा है।
सभी सुविधाएं अच्छी हो रही है और हमारे सांसद जी ने बहुत अच्छा काम किया है। अजीत सिंह यहाँ पर आए हैं, वो कह रहे हैं कि वही काम करा सकते हैं। मोदी सरकार ने काम को बिल्कुल इस देश को, इस शहर को, इस लोकसभा सीट को बर्बाद कर दिया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ भैया, पहली बार हमारी लोकसभा में एक संजीव बालियान जी ऐसे सांसद आए हैं। 5 साल में ऐसा कोई गांव नहीं हुआ कि जिस गांव में इन्होंने अपना विकास का मतलब यह है कि इन्होंने अपने सांसद के नाम की हर गांव में ईंटें, हर गांव में लाइट, और ये समझिए आपकी हर समय आदमी यदि 24 घंटे फोन करता है, 24 घंटे फोन पे वो हमेशा उपलब्ध है। पहली बार ये ऐसे सांसद आए हैं। और हम दूसरी पार्टी के भी हमारे सांसद है। सांसद जी ऐसे है, देखो वो दूसरी लोकसभा छोड़ कर आए हैं, 22 साल वहां पे रह के आए। भाई साहब 22 साल में वहां के लोगों को ही वो कहते हैं कि उनके वहां पे कोई विकास नहीं हुआ। तो और दूसरी बात है, ये मुद्दा जो है जनसंख्या नियंत्रण का इतना अच्छा मुद्दा उठाया है जो हमारे बिल्कुल राशिद में है। चौधरी अजीत सिंह आए, उन पर कितना एतबार है आप लोगों को? कुछ भी एतबार नहीं है, वो बाहरी है। बालियान जी घर के आदमी है, कभी भी पकड़ लो। हर मोहल्ले में, हर गांव में, हर कस्बे में उनकी पहुंच है। 20 आदमी नाम जानते हैं गाँव के, 2 आदमी नाम जानते हैं। अजीत सिंह जो है 2 आदमी नहीं जानते मुजफ्फरनगर में। भारी आदमी है, उनका क्या रखा है यहाँ पे। किसान बड़े परेशान बताए जाते हैं, भुगतान नहीं हो रहा इस तरह के। भैया किसानों की समस्याएं सब जो है मोदी सरकार ने हल की हैं और संजीव बालियान ने बराबर घर घर जाकर किसानों की समस्याएं सुनी है। पूरा विकास हुआ है क्षेत्र में और हम चाहेंगे मोदी जी को यह है कि एक पॉपुलेशन जो कंट्रोल वाला जो है इस पे एक नया कानून लाए और इसमें 2 बच्चों का जो प्रावधान है जरूर 2 बच्चों का प्रावधान है वो होना चाहिए तमाम समर्थकों का। और खुद संजीव बालियान ने भी कहा है कि जनसंख्या कंट्रोल होना चाहिए और उसके लिए कानून बनाना चाहिए। चौधरी अजीत सिंह और संजीव बालियान के चुनावी दौरों को कवर करते करते हमने जनता का रुख भी जाना और पूछा कि इस बार मुजफ्फरनगर में क्या माहौल है। बीजेपी देश के लिए बहुत अच्छा प्रधानमंत्री, देश के लिए हम वोट देश के लिए गए, प्रधानमंत्री मोदी के लिए वोट गए। अजीत सिंह को इस गांव का एक भी व्यक्ति नहीं जानता, क्षेत्र के वो चुनिंदा नेता जानते हैं। और जब वो चुने जाते हैं, पहले तो वो अपनी सीट छोड़ के क्यों आए बागपत से, उनकी सेफ सीट थी। बहुत ही बढ़िया राज करा, ये तो राज करने वाले पहले भी थे, लेकिन पहले इन्होंने विकास ही नहीं करा। अब ये जोर कर रहे हैं कि भाई हमें राय हमें दे दो, हमें दे दो, अब हम विकास करेंगे, नया विकास करेंगे। नया क्या करेंगे, कुछ नहीं करने के तो 70 साल पहले करिए। दिन भर चुनावी कार्यक्रम के बीच हमने चौधरी साहब से बात करने की कई बार कोशिश की, लेकिन जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं कि उन्होंने मीडिया से बात करने से मना कर दिया। लेकिन संजीव बालियान ने हमसे बात की और बताया कि बीजेपी की जीत से जनता को क्या फायदे होंगे। मुजफ्फरनगर के जाट लैंड पर एक बार फिर से सियासी कब्जा किसका हुआ, इसको लेकर 2 जाट दिग्गज नेता मैदान में। हमारे साथ संजीव बालियान जो मौजूदा सांसद हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। संजीव जी, जाट लैंड पर कब्जे की बात चल रही है, सबकी निगाहें मुजफ्फरनगर पर हैं। 2 बड़े दिग्गज नेता, किस तरह से इस रोचक मुकाबले को देखते हैं? हाँ, रोचक मुकाबला है। ये मुकाबला एक तरह से आप कह सकते हैं सिर्फ सांसद बनने का नहीं है, ये पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीतिक लड़ाई है। मुजफ्फरनगर जहाँ चलता है पश्चिम उसके पीछे चलता है, फिर जहाँ पश्चिम चलता है पूरा उत्तर प्रदेश के पीछे चलता है। तो बड़ी लड़ाई है, सांसद तक सीमित नहीं है। मुझे नहीं लगता कि चौधरी साहब सिर्फ सांसद बनने के लिए आए होंगे, वो कुछ दूसरी लड़ाई के मूड में आए। तैयारी है, जनता का जो भी फैसला होगा, मुझे उम्मीद है कि जनता भारतीय जनता पार्टी को चुनेगी। मैं यहीं रहता हूँ लोगों के बीच 24 घंटे, सुख में दुख में, मोटरसाइकिल छुड़वाने से लेकर ट्रांसफार्मर बदलने तक और विकास कार्य सब सांसद के जिम्मे है। शायद चौधरी साहब दिल्ली रहते हुए सब काम ना कर पाए, मैं गांव में रहता हूँ इसलिए काम कर लेता हूँ। आप कह रहे हैं चौधरी साहब का मकसद कुछ शायद दूसरा होगा, एक निपटाने की राजनीति चलती है, तो क्या निपटाने की रणनीति के तहत यहाँ पर आए हैं चौधरी साहब? क्योंकि बागपत से वो 6 बार रहे हैं, मुजफ्फरनगर इस बार आए हैं, तो पूरा अपना क्षेत्र बदलकर यहाँ पर आए। हाँ, शायद उन्हें लगता होगा, चूंकि जो परिवारवाद की एक परंपरा चली आ रही है भारतीय राजनीति में, वंशवाद, अगली पीढ़ी को जब बैटन देना चाहते हैं तो वे चाहते होंगे कि मेरी अगली पीढ़ी के सामने कोई रोड़ा न रहे, कोई कंकड़ न रहे। तो हो सकता है वो मुझे भी रोड़ा कंकड़ समझ रहे हो चौधरी साहब। उन्हें लगता हो कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में उनके जो वंशवाद की राजनीति है उसके लिए कोई खतरा हो सकता है। तो अच्छा मौका है जब सब लोग इकट्ठे हों, सपा, बसपा, कांग्रेस, यहाँ तो चारों इकट्ठे हो गए, तो इससे मुफीद मौका उन्हें कोई नहीं लगता, मुझे लगता है। लेकिन जनता का गठबंधन नहीं है साहब, जनता सब जानती है, जब समझती है। लोग मुझे लगता है जरूर समझेंगे इस बात को कि यहाँ क्यों आए हैं। संजीव बालियान की राजनीतिक हत्या के लिए चौधरी साहब यहाँ आए। सारे जो विरोधी पार्टियां वो एक साथ हो गई, आप मान भी रहे हैं कि चारों पार्टियां एक साथ,
मुस्लिम भी एक साथ उनके साथ जाता हुआ नहीं लगना रहेगा कि जो आपकी सीट है मौजूदा वो खतरे में है, क्योंकि जब एक साथ पड़ेगा तो वोट बाल्यान के लिए खतरा होगा। मुझे लगता है मैं चुनाव जीतूंगा। उसका कारण है कि कोई भी व्यक्ति वो मुझे वोट ना दे, ये हो सकता है। ये नहीं कह सकता कि संजीव बालियान अपने क्षेत्र में ना आए, संजीव बालियान ने विकास कार्य नहीं करे, संजीव बालियान ने व्यक्तिगत कार्य नहीं करवाए, संजीव बालियान टेलीफोन नहीं सुने। पूरे लोकसभा क्षेत्र 1000 गांव में एक गांव भी ऐसा नहीं जहां मैं कई बार ना गया हूं। कुछ ऐसे गांव में 4 महीने जाता, 40-40, 50-50 लगातार जनता के बीच मेरा काम किया। हो सकता है जाति धर्म के नाम पे कुछ लोग वोट ना दे, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं उन जाति धर्म में भी जो जरूर सोचेंगे कि अपने बीच वाला सांसद चुनना है जिसके पास वे जा सकें, जिससे बात कर सकें। टेलीविजन वाला सांसद मुझे लगता है मुजफ्फरनगर के लोग चुनना पसंद नहीं करेंगे। कौन से ऐसे विकास काम जो आपने मुजफ्फरनगर की जनता को दिए? देखिए, मेरे जनपद में, मेरे लोकसभा क्षेत्र में मेरे सांसद बनने से पहले एक नेशनल हाईवे था दिल्ली हरिद्वार। मैंने 2 नए नेशनल हाईवे बनवाए, मेरठ करनाल रोड, पानीपत खटीमा। एक नई रेल लाइन मेरे यहाँ हुई है मेरठ पानीपत वाया सरधना और बुढ़ाना विधानसभा। जो मेरी पुरानी रेल लाइन थी उसका दोहरीकरण आजादी के बाद पहली बार हुआ। नए रेलवे स्टेशन 67 साल में जितने भी जिलेदार मेरे लोकसभा क्षेत्र में थे मैंने 5 साल में उससे ज्यादा बनवाए केंद्र सरकार से। आप ओवरऑल कह सकते हैं करीब 10,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से इन 5 साल में मुजफ्फरनगर लोकसभा के विकास के लिए आया है। लेकिन एक आरोप ये भी लगाते हैं कि बीजेपी नफरत की राजनीति से आई और जो चौधरी अजीत सिंह आए वो नफरत की इस राजनीति को खत्म करने के लिए आए। 2013 से संकट शुरू हुआ था। 2018 तक संजीव बालियान ने सब मुकदमों के फैसले कराए, सबको बाहर निकलवाया। आपसे प्यार मोहब्बत से सब फैसले हो गए, कोई कहीं झंझट नहीं बचा। 2018 में एकदम से चौसा बात थी कि मुझे सांप्रदायिक स्वार्थ पैदा करना था। अरे भाई, सांप्रदायिक स्वार्थ लोगों के बीच में रहने से पैदा होता है। एक बार भाषण देने से सांप्रदायिक स्वार्थ पैदा नहीं होता। जब मुकदमों के फैसले हो गए और पिछले 5 साल से मुजफ्फरनगर में कोई तनाव नहीं है तो किसने कहा उन्हें सांप्रदायिक स्वार्थ की आवश्यकता? वो तो हम बना चुके हैं पहले ही। एक और आरोप लग रहा है कि 80 से ज्यादा इंडस्ट्रीज उस समय होती थी जब सपा बसपा की सरकार थी, लेकिन जब बीजेपी की सरकार आई सारी इंडस्ट्री खत्म है, कोई नई इंडस्ट्री यहाँ पर नहीं लगी। समस्या ये है कि उन्हें कचरी जानकारी है। उन्हें जहाँ 25 साल से सांसद है वहां की भी जानकारी नहीं है। उनसे आप उन गांव पूछिए, बागपत लोकसभा के गांव के नाम बता दीजिए। मुजफ्फरनगर तो बहुत बात की बात है। 2,500 करोड़ की इंडस्ट्री से मुजफ्फरनगर में लगने लगी है। जो समाजवादी पार्टी सरकार में इंडस्ट्रियलिस्ट भाग के गुजरात और उड़ीसा चले गए, उन सबको वापस मैं लाया हूं। जितनी बंद इंडस्ट्री थी उनमें से 50% मैंने शुरू कराई है। इंडस्ट्री भागी है सपा बसपा में। 3 तरह का आर्थिक अपराध, नेताओं का अपराध, अफसरों का अपराध और बहुत बड़े पैमाने पर माफियागिरी थी। आज शांति है चारों तरफ। नेताओं को भ्रष्टाचार समाप्त है। अफसर किसी की हिम्मत नहीं मुजफ्फरनगर जनपद में कोई अफसर किसी व्यापारी को या आम आदमी को दुखी कर सके। और तीसरी बात है, नेताओं का कोई मामला नहीं है। इस समय शांति है। 2,500 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट जनपद मुजफ्फरनगर में इस समय हुआ है और इंडस्ट्रीज पे काम चल रहा है। एक साल में 50,000 रोजगार का वायदा मुजफ्फरनगर के इंडस्ट्रीज ने मेरे से किया। सारा इंडस्ट्री एसोसिएशन सब संजीव बालियान के साथ खड़ी हुई है। वो जानते किसे हैं। लेकिन किसान तो फिर भी परेशान है। किसान कह रहा है कि गन्ने का भुगतान नहीं हुआ। बसपा प्रमुख मायावती ने भी इस बात पर बयान जारी करके कहा कि किसानों को इस सरकार में कुछ नहीं मिला, किसानों को केवल धोखा मिला। मेरे जनपद में 8 शुगर मिल है, जिनमें से एक का पेमेंट बकाया है बजाज शुगर मिल। 7 शुगर मिल का पेमेंट बिल्कुल सही समय पे है। मेरे जनपद मात्र 1 शुगर मिल का पेमेंट। बजाज ने अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया, डिफॉल्टर है। बम्बई में रहता है, मेरे कब्जे से बाहर है थोड़ा सा। एक बार चुनाव से निपट लूं तो बजाज से भी निपट लूंगा। और ये निपटना संजीव बालियान को आता है। चौधरी साहब जहां से सांसद है 10 साल मलकपुर मिल का, उनसे पूछना कहीं एडवांस पेमेंट तो नहीं दिलवाते थे कहीं? वहां 500-500 करोड़ रुपए बकाया था साहब, जहां सांसद थे, केंद्रीय मंत्री थे। मेरे यहाँ तितावी शुगर मिल का पेमेंट बकाया था, केंद्रीय मंत्री रहते, शुगर मिल पे ताला लगा दिया था संजीव बालियान ने। अगर किसानों को लड़ा रहता है तो हम ही लड़ेंगे। चौधरी साहब को निपटाएंगे? निपटाना नहीं, वो बड़े हैं, आदरणीय, सम्मानित हैं, चौधरी सिंह के पुत्र हैं। निपटाना बहुत गलत शब्द है। वो मेरे घर में आए, उनके घर नहीं गया। मैं अच्छी तरह चुनाव लड़ूंगा और चुनाव में भारतीय जनता पार्टी विजयी हुई, ये कह सकता हूँ। कई सारे बुजुर्ग वो ये भी सुनने में आ रहा है कि अंतिम चुनाव लड़के वो कह रहे हैं कि मेरा अंतिम चुनाव है। तो खासकर बुजुर्ग जो जाट आपके समाज के लोग हैं, जाट समाज के, वो उनके साथ जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में आपके वोट बैंक में दरार। तो ये कोई बात नहीं होती कि मैं अंतिम है तो मैं लड़ूंगा। वो तो हर बार कह सकते हैं जब तक जीतते रहे। ये बार बार नहीं चलती। नई पीढ़ी आ चुकी, नई जनरेशन आ चुकी। अगर परिवारवाद से ही चलना तो लोकतंत्र की आवश्यकता कहाँ है? राजा का बेटा राजा, उसका बेटा राजा, उसे ही बनाइए ना। चौधरी सिंह की राजनीतिक विरासत में मेरी भी हिस्सेदारी है साहब। अंतिम सवाल बालियान जी, चौधरी अजीत सिंह कह रहे हैं कि पुराने वैभव पर वो मुजफ्फरनगर को ले जाएंगे। आपका क्या रोड मैप है? पहले 25 साल जहां सांसद रहे उसे ले जाए। मेरा रोड मैप बिल्कुल क्लियर है।
ज्यादातर हाईवे और रेलवे काम मैं समाप्त करवा चुका हूँ 5 साल में। मैंने काम करा के दिखाए, वो कहते हैं मैं कराऊंगा, मैं करा चुका हूँ। दूसरी बात क्या है, एक मेडिकल कॉलेज की आवश्यकता मुजफ्फरनगर को, RRTS मेरठ तक है, उसको लेके जाना है मुजफ्फरनगर तक। जनसंख्या नियंत्रण कानून पे 1 साल पहले मैंने काम शुरू है, उसको आगे बढ़ाना है। वेस्टर्न यूपी में हाईकोर्ट जनसंख्या